स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज फ्रिक्शन, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शंस एंड देयर टाइप्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एंगल ऑफ रिपोज। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है आज का। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज फ्रिक्शन। तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव कर रही होती है तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जब मैं अपने हाथ की हथेलियों को रब करता हूँ तो एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने के कारण इसके अंदर एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को और अच्छे समझने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट होता है इट ऑलवेज एक्ट बिटवीन टू सरफेस। ये हमेशा दो सरफेस पे डिपेंड करता है। सिंगल सरफेस में कहीं फ्रिक्शन नहीं होता है। क्लियर। दूसरी बात है इट इज अपोजिंग फोर्स। ये कैसे होता है? अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स होता है। हम एक ही डायरेक्शन में कभी भी फ्रिक्शन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्लियर। ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फोर्स। थर्ड है इट एक्ट पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। हाँ, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो दो बॉडीज होती हैं वो कैसी होनी चाहिए? एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है ना? पैरेलल होगी तभी उनमें क्या होगा? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट आता है इट इज रिलेटिव मोशन। मोस्ट एमपी टॉपिक है। इट इज रिलेटिव मोशन। ये कैसा होता है? हमेशा रिलेटिव मोशन होता है। जब कोई बॉडी मूविंग पोजीशन पर होती है, मूव करने के लिए तैयार होती है, तब ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें किसी प्रकार का कोई भी एनर्जी या कोई भी फोर्स इसमें किसी प्रकार की एनर्जी जो होती है कंजर्व नहीं होती है। क्लियर। इसलिए ये क्या होती है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ये तुरंत ही रिएक्शन दिखाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट स्टैटिक एंड सेकेंड काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन भी टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन और सेकेंड होता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर। इसको आप डीपली समझते हैं। देखते हैं सपोज मैं कोई बॉक्स को पुश कर रहा हूँ और बॉक्स क्या है? हैवी है। तो आगे जाने को तो वो प्रेस करेगा लेकिन वो जा नहीं पा रहा है। वो क्या है? रेस्ट पोजीशन पे, क्योंकि उसका वेट मेरे वेट से ज़्यादा है। क्लियर। तो ऐसी कंडीशन जो होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का रूप लेती है। तो इसमें क्या लिखा है कि इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू मूव अ बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी। यदि हम किसी भी बॉडी पर, यदि एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा रही है, ठीक है, लेकिन वह बॉडी क्या हो रही है? रिमेन्स एट रेस्ट। लेकिन वह बॉडी क्या हो रही है? रेस्ट रहने का प्रयास कर रही है, रेस्ट ही रह रही है। तो ऐसी कंडीशन किसमें आती है? स्टैटिक फ्रिक्शन में आती है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी then the force of friction between their contact surface। एक्चुअली जो मोशन होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन में ही होता है। ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि जब किसी बॉडी को हम पुश करते हैं, फोर्स लगाते हैं, वो बॉडी क्या होती है? आगे हो जाती है। इसमें एक्चुअली मोशन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन में फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन वह आगे जाने का प्रयास भी करता है लेकिन वो आगे नहीं जा पाता है एट देयर रेस्ट पोजीशन। बट काइनेटिक फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होता। काइनेटिक फ्रिक्शन में एक्चुअली फ्रिक्शन होता है। क्लियर। तो इट इज डिपेंड ऑन रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन। अब यहाँ पर बात ये उठती है कि रिलेटिव मोशन क्या होता है? रिलेटिव मोशन मीन्स होता है देयर आर एक्चुअली मोशन ऑन द सरफेस। इस सरफेस पर जो एक्चुअली मोशन होता है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। यहाँ पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसको हम शो करते हैं एफ के से।
kinetic friction is directly proportional to the normal reaction. Normal reaction. क्लियर? अब नॉर्मल रिएक्शन को हम तो किससे करते हैं? R से करते हैं। किसी किसी बुक में आपको N से शो किया करेगा और किसी किसी बुक में R से शो करेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर? अब यहाँ पर जैसे ही हम प्रोपोर्शनल टू साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर। क्लियर? यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसको आपको नाम से पता चल रहा होगा कि स्लाइडिंग मीन्स होता है फिसलना और रोलिंग मीन्स होता है रोल करना। आपने देखा होगा कि किसी छोटा बच्चा एक फिसल पट्टी फिसल रहा है, तो उस छोटे बच्चे और उस फिसल पट्टी के बीच क्या होता है? एक कांटेक्ट फोर्स लगता है, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होता है। क्लियर? अब इसको यदि हम साइंटिफिक लैंग्वेज में या फिजिकल लैंग्वेज में समझें तो व्हेन द बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी देन द फ्रिक्शन फोर्स इज अप्लाइड ऑन देयर कॉन्टैक्ट। क्लियर? तो यहाँ पर करता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। क्लियर? और सेम थिंग आता है आपके रोलिंग फ्रिक्शन में। व्हेन द बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस टू द अनदर बॉडी देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अप्लाइड ऑन द देयर कॉन्टैक्ट। तो इसमें आपकी बॉडी रोल करती है। क्लियर? जैसे आपने एक ढलान वाली जगह में या आप घरों में देखना छोटे बच्चे खेलते रहते हैं बॉल से, तो जब बॉल को हम फोर्स लगाते हैं या फेंकते हैं, जब किसी बॉल पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉल क्या करती है? रोल करती है और आगे की ओर क्या करती है? मूव करती है। तो उस बॉल और उस सरफेस पर क्या होता है? एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है, उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर? जब सेकेंड थिंग से हम बात करें तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। क्या होता है? हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन से बड़ा होता है, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो सरफेस होता है वो ज़्यादा एरिया घेरता है, रोलिंग फ्रिक्शन में वो क्या कम एरिया घेरता है। क्लियर? इसमें नेक्स्ट आता है द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेस डज नॉट चेंज। इसमें दो सरफेस के बीच जो कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई होता है वो चेंज नहीं होता है। इसे अब देखना किसी फिसल पट्टी में जब कोई बच्चा मूव करता है, स्लाइड करता है, तो जितना सरफेस वो बैठा होता है तो उसका होल सरफेस क्या होता है? स्लाइड होता है। ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाता हूँ, जबकि रोलिंग फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होता। रोलिंग फ्रिक्शन में कीप ऑन चेंजिंग। क्लियर? इससे जब कोई बॉल रोल होता है तो बॉल का होल सरफेस जो होता है कांटेक्ट में आता है सरफेस, तो इसका जो सरफेस होता है वो चेंज होता आता है। क्लियर? लेकिन स्लाइडिंग क्या होता है? जितने एरिया में वो बच्चा बैठा होता है या व्यक्ति बैठा होता है उतना होल सरफेस होता है उसका स्लाइड होता है, और बॉल में चारों तरफ से वो क्या करता है? वो मूव होता है। उसके चारों सरफेस क्या होते हैं? कॉन्टैक्ट में आते हैं। क्लियर? तो स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एक बॉडी दूसरी बॉडी पे क्या होती है? स्लाइड होती है। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है? एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या करती है? रोल करती है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हमने ये पढ़ा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन से हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा सरफेस घेरता है, ज़्यादा एरिया घेरता है, और ये कम एरिया घेरता है। थर्ड थिंग हमने ये पढ़ा कि दो सरफेस आपस में जो कांटेक्ट बनाते हैं वो चेंज इसमें नहीं होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। ठीक है? जबकि रोलिंग फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होता। रोलिंग फ्रिक्शन में होल सरफेस होता है, क्या करता है? चारों तरफ से रोल करता है, चारों तरफ से दूसरी सरफेस से क्या करता है? कांटेक्ट बनाता है।
नेक्स्ट आता है आपका एंगल ऑफ रिपोज। व्हेन अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन is in limiting equilibrium, the inclined of plane with the horizontal is called angle of repose। इसमें क्या होता है, कोई बॉडी स्लाइडिंग पोजीशन पर होती है लेकिन वह स्लाइड नहीं हो पाती है। क्यों? जो इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। आगे की ओर फोर्स तो लग रहा है लेकिन वो आगे जा नहीं पा रही है, उस पर एक लिमिट तक फोर्स लग रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। जब कोई बॉडी एक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में रखी गई है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेस पर लग रहा है, इसी को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। अब इसको हम यदि डेरिवेशन के रूप में समझें तो समझे यहाँ पे कि कोई बॉडी, और इस बॉडी पर एक mg फोर्स अप्लाई हो रहा है नीचे की ओर। क्लियर? अब ये बॉडी दो डायरेक्शन पर काम करती है, पहला होता है वर्टिकल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। तो इस बॉडी पर जो है यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन R होगा, ठीक है, और इस वेट mg के कारण इस डायरेक्शन पर जो लगने वाला फॉर्मूला होगा वो होगा mg cos थीटा, ठीक है। और अब बात करते इस ओर पे, तो इस पर क्या होगा, mg sin थीटा अप्लाई होगा, ठीक है। और इस पूरी होल बॉडी पर एक स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन इसमें काम कर रहा है, ठीक है, तभी ये बॉडी रुकी हुई है। क्लियर? फिर समझ लीजिए इसको हम, इस बॉडी पर एक mg फोर्स काम कर रहा है और इस mg फोर्स काम करने के बाद इस बॉडी पर दो प्रकार की डायरेक्शन काम करती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल। तो वर्टिकल में देखें तो इसमें mg cos थीटा लगेगा और एक रिएक्शन R लगता है, और इसमें बात करें तो mg sin थीटा अप्लाई होगा। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसमें देखें अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, mg cos थीटा इज इक्वल टू R लग रहा है, देख रहे ना, mg cos थीटा इज इक्वल टू R, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। नेक्स्ट देखिए इस कंडीशन में क्या लग रहा है, mg sin थीटा इसके इक्वल अपोजिट लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन के अपोजिट लग रहा है, mg sin थीटा इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देयर इज अ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो इट इज डिवाइड ऑन फर्स्ट इक्वेशन 2 इक्वेशन। तो mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा fs अपॉन r, तो mg से mg क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू fs अपॉन r। इट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट आता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। तो एडवांटेज सब जानते हैं कि क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण हम चल पाते हैं, फ्रिक्शन के कारण हम दौड़ पाते हैं, फ्रिक्शन के कारण हम कोई भी काम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल होता है, एग्जाम में कभी हम उसके बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको ये पता नहीं होता उसके डिसएडवांटेज कौन से होते हैं। तब पहले ही जान लेते हैं कि डिसएडवांटेज कौन सा होता है, कि पार्ट्स ऑफ द मशीन वर्न आउट ड्यू टू द फ्रिक्शन। जो मशीन के पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रिक्शन के कारण क्या होते हैं, चलते चलते घिस जाते हैं, ठीक है। और सेकेंड क्या होता है, इट रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स। इसके कारण क्या होता है, मशीन्स की एफिशिएंसी होती है क्या होती है, वो कम होती है। सपोज लाइक से मान लीजिए फ़ोन है, हमारा मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन को जितना यूज करेंगे, जितना फ्रिक्शन लगाएंगे, ठीक है, उतने क्या होगा, उसकी बैटरी बैकअप उतना उसका कमज़ोर होता है, घिसता है। हमारी बाइक वगैरह हैं, कार वगैरह हैं, हम जितना उसको चलाएंगे उसमें क्या होते हैं, पार्ट्स उतने ही घिसते आते हैं और उसकी एफिशिएंसी उतनी ही कम होती आती है। क्लियर? तो आज हमारा फ्रिक्शन का चैप्टर एंड होता है।